नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी समय से लंबित चल रहा है। क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत बड़ा था इसलिए पढ़ने में काफ़ी समय लग गया, उठाने में ही एक्चुअली मुद्दे को काफ़ी समय लग गया। नमस्ते नरेश यादव जी, गुड इवनिंग विनोद ढिल्लों जी, राजू पांडे जी हाय, गुड इवनिंग। विक्रम कुंडू जी नमस्कार। मुकेश सिंधु आज क्या है, आज पीटीआई का मुद्दा है सर। नितिन दत्ताना नमस्कार। इसरार सैफी गुड इवनिंग सर। मेरी राम राम गुड इवनिंग, हेलो हाय नमस्कार नमस्ते सबको है। हम सभी जानते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई का मुद्दा 1983 पीटीआई 10 साल नौकरी करने के बाद निलंबित कर दिए गए, हटा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सेवाओं से। जी आप लोग जुड़ जाइए। तो ये फैसला एकदम से बॉम्ब की तरह गिरा इन अभ्यर्थियों के ऊपर। एकदम से सारी चीज़ मैस होना लाजमी था। ज़िंदगी इधर से उधर होगी, उथल पुथल होगी, लेकिन साथ में ही जो पिटिशनर्स, दूसरा पक्ष भी हम देखें, जो पिटिशनर्स लगे हुए थे, जिन्होंने केस किया था हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, उनकी जीत हुई। 10 साल लगे रहना ये भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्ष डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पर आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आप अपना लॉजिकल माइंड और रीजनिंग को ऑन रखिए, तार्किक क्षमता को ऑन रखिए और बिना कोई पक्ष की साइड लिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि मैं तथ्यों समेत हर एक चीज बोलने वाली हूं, ध्यानपूर्वक दोनों पक्ष सुनकर अपनी समझ से इसमें निकालिए कि क्या सही था, क्या होना चाहिए था, क्या जो हुआ है वो ठीक हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी डिटेल से। और जो क्राइटेरिया, जो भर्ती क्राइटेरिया के ऊपर ये केस था कि क्राइटेरिया बीच में चेंज कर दिया गया और क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया, रिजल्ट के साथ रिवील किया गया, ये सब कुछ, तो क्या आज भी ऐसा होता है? क्या जो ये पीटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, क्या नायब तहसीलदार का एग्जाम सेम नहीं था, या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का हम लगा लें? मैं तर्क समेत, तथ्यों समेत हर एक चीज बोलूंगी और मैं यहां उम्मीद करूंगी कि आप तथ्यों के आधार पर सोचेंगे। यहां मैं जानती हूं कि मैं किसी भी साइड यदि बोलूंगी, यदि मैं पिटिशनर्स की साइड लेती हूं कि हाँ अच्छा हुआ वो केस जीत गए, या मैं रेस्पोंडेंट्स की साइड लेती हूं कि अरे बहुत बुरा हुआ, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया, तो मैं जानती हूं यहां एक पक्ष खड़ा है मुझे बोलने के लिए। यदि मैं पुरानी गवर्नमेंट का साथ लेती हूं तो नई गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो मुझे बुरा भला बोलने के लिए यहां बैठे हैं तैयार। यदि मैं अब वाली गवर्नमेंट का साथ लेती हूं या देती हूं तो फिर पुरानी गवर्नमेंट वाले मुझे यहां गलत सलत बोलने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूं, जानती हूं, लेकिन किसी का साथ दिए बिना जो सच है वो मैं बोलने जा रही हूं और मैं आशा करती हूं कि आप लोग इसमें मेरा साथ दोगे। ठीक है, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, ना मैं जजपाई हूं, ना मैं इनेलो से हूं, ना मैं स्वराज इंडिया से हूं, ना मैं आप से हूं, ना मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं केवल एक कैंडिडेट हूं जो इस सिस्टम के द्वारा सताई गई है, जिसने ये ठान लिया है कि उसके साथ गलत हुआ और कैसे कैसे गलत हुआ, कितने सालों से होता आया है, क्या क्या तरीके हैं, वो ये सारी चीजें सबके सामने रखेगी। क्योंकि मैं 100% अब जानती हूं कि मेरी नौकरी नहीं लगनी, तो जिसकी लगनी है तो उन्हें पता हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं ये बताने के लिए बैठी हूं यहाँ पे और उसी के हिसाब से जवाब दूंगी। दूसरी चीज यहां पर मैं बोलती हूं कि भ्रष्टाचार सदा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था और अब हो गया है अचानक से। भ्रष्टाचार सदा रहा है, नौकरियों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा रहा है और तरीके बदले हैं समय के साथ। स्मार्ट तरीके इजाद कर लिए गए हैं भ्रष्टाचार करने के और पहले से ज्यादा हो गया है। ये प्रूफ समेत मैं बताती हूं, अब आप सुनिएगा। सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सिविल अपील नंबर 2103 2020 में जो एसएलपी
नंबर 35373 2013 से अराइज हुई थी। मैं बताती हूँ नई गवर्नमेंट कहां से आ गई, सबको बताती हूँ। ये मनोज नैन जी पूछ रहे हैं। रामजीत सिंह करदम एंड अदर्स एपेलेंट्स थे वर्सेस संजीव कुमार एंड अदर्स, ये थे रेस्पोंडेंट्स। ठीक, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए ये केस था। अब इसमें फैक्ट्स बोलती हुई चलती हूं मैं, और आप ध्यान देना। पहले फैक्ट्स बात करेंगे, बाद में विश्लेषण करती हूं मैं। पहले फैक्ट आपको पता चले कि केस में था क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 थी ये 2006 की। एग्जैक्ट डेट थी 20 जुलाई 2006, मतलब 14 साल पहले की एडवर्टीजमेंट थी ये। कैटेगरी नंबर 23 थी, 1983 पोस्ट थी पीटीआई की। अब इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मेंशन थी जो केस के दौरान बताएगी। उस स्पेशल इंस्ट्रक्शन में क्या था कि कुछ मेंशन नहीं था कि रिटर्न एग्जाम करवाएंगे नहीं करवाएंगे। उसमें कमीशन को ये पावर दी गई थी कि यदि ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो हम एग्जाम करवाएंगे, वरना हम इंटरव्यू बेसिस पे जैसे भी है हम रैशनल क्राइटेरिया अपने हिसाब से डिवाइस करेंगे और उसे ऐसे हम इसको प्रोसीड करेंगे इस भर्ती को। ठीक, 20,836 एप्लीकेशंस आ गई। 28/12/2006 को नोटिस आया कि 21 जनवरी 2007 को रिटर्न एग्जाम होगा और 100 एमसीक्यूज होंगे रिटर्न एग्जाम में। 200 नंबर के एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 25 होंगे इंटरव्यू के नंबर। 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। राइट, यहां तक चल रहा है सब कुछ ठीक। एग्जाम हुआ 21 जनवरी 2007 को, लेकिन फिर पब्लिक नोटिस इशू हुआ 1 फरवरी 2007 को कि बहुत सी कंप्लेंट रिपोर्ट्स, माल प्रैक्टिसेस, धांधली व चीटिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, इसलिए हम इस एग्जाम को रद्द करते हैं। अब सुनिए, तो एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर 11 जून 2008 को दोबारा नोटिस आता है जिसमें रिटर्न एग्जामिनेशन दोबारा होगा, ये बताया गया 20 जुलाई 2008 को। लेकिन रिटर्न एग्जाम होने से पहले ही 30 जून 2006 को एक और नोटिस आता है कि कैंसिल कर रहे हैं हम, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा। अब ये दूसरी बार हुआ कैंडिडेट्स के साथ। चलिए, कमीशन एटलीस्ट आपको कन्वे कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज कमीशन इज कन्वेइंग तो ठीक है। उसके बाद लेकिन रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ। 11 जुलाई 2008 को कैंडिडेट्स को केवल इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करने का आता है, और क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है इसलिए 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने का ये डालते हैं नोटिस। 2 सितंबर 2008 से 17 अक्टूबर 2008 तक इंटरव्यू करवाए जाते हैं। 1.5 साल बाद इंटरव्यू हो चुके, इंटरव्यू होने के 1.5 साल बाद रिजल्ट निकाला जाता है। 11 अप्रैल 2010 को रिजल्ट पब्लिश किया जाता है और रिजल्ट के अंत में लिखा होता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, जिसमें होता है एकेडमिक मार्क्स आपके 60 हैं और इंटरव्यू के 30 नंबर हैं, मतलब कि टोटल 90 मार्क्स में से आपको अंक दिए गए हैं और अंकों के आधार पर 1983 पीटीआई का चयन हो गया। अब यहां से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। जो पिटिशनर्स वो फटाफट कोर्ट जाते हैं, पिटिशनर लार्ज नंबर ऑफ पिटिशंस फाइल हो जाती है हाई कोर्ट में, बहुत जबरदस्त वाली। तो एक पिटिशनर है संजीव कुमार, पिटिशनर नंबर 1, उनके साथ और केसेस ऐड होते जाते हैं। एंड अदर CWP नंबर था ये, सिविल रिट पिटिशन नंबर, जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट में दाखिल होती है, उसका 15656/2010 2010 में ये फाइल हो जाता है। कुछ पॉइंट्स जो इसमें ये कैंडिडेट्स बोलते हैं वो ऐसे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स को 25 से ज्यादा नंबर दिए गए इंटरव्यू में। कुछ कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे फिजिकल एजुकेशन के, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए या उनसे मान्यता प्राप्त, लेकिन फिर भी वे सिलेक्ट हो गए। एक बार क्राइटेरिया जो कमीशन ने दे दिया तो उसे बीच में चेंज क्यों किया गया, ये शायद इनकी कुछ वो हो, अपना डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए इन्होंने किया हो। पिटिशनर नंबर 1 ने यह भी कहा कि 62 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए टोटल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, तो 62 कैंडिडेट्स में से 61 कैंडिडेट्स के नंबर पिटिशनर नंबर 1 से, जिसने केस फाइल किया है, उनसे कम थे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, लेकिन फिर भी उनका चयन हो गया और इनका नहीं हुआ क्योंकि इनको बहुत कम नंबर दिए गए इंटरव्यू में, केवल 8 नंबर दिए गए हैं शायद, और उन्हें फेल कर दिया गया। क्राइटेरिया बार बार चेंज किया गया ताकि अपने फेवरेट लोगों को अंदर ले सकें, और 25 मार्क्स का इंटरव्यू 30 का कैसे हो गया।
ये कुछ पॉइंट्स थे उसके अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि प्रेयर डाली गई, 2 रिट्स लगाई गई, सर्शियोरेरी और मैंडामस की। इन्होंने प्रे किया। सर्शियोरेरी होता है कि भाई रिजल्ट को क्वैश किया जाए, और मैंडामस की पिटिशनर्स को भी कंसीडर किया जाए इसके लिए, भर्ती के लिए, पीटीआई की भर्ती के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी पार्टी बना लिया गया यहां पर। अब 11 सितंबर 2012 को सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है। सिंगल बेंच रिजल्ट को क्वैश कर देता है, मतलब कि रिजल्ट को रद्द कर देता है और कहता है दोबारा भर्ती करो, जिसके खिलाफ एचएसएससी चली जाती है। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट चल जाते हैं डबल बेंच में हाई कोर्ट के। एलपीए नंबर है 1594/2012, और वहां भी बहुत सारी दलीलें वगैरह सब कुछ होती हैं, लेकिन डबल बेंच सिंगल बेंच के ऑर्डर को अपहेल्ड कर देता है और वो भी रिजल्ट को क्वैश कर देता है। इसके बाद रिजल्ट क्वैश हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 30/9/2013 को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नहीं सॉरी, ये तो अपहेल्ड 30/9/2013 को एलपीए का आया था। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेता है कि तुम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आओ और तुम मुझे बताओ कि मार्किंग कैसे करी है तुमने, कोई गाइडलाइन थी, कोई प्रोसीजर था, कैसे मार्क्स अवार्ड किए हैं, मुझे बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट एचएसएससी को कहता है। फिर वही दूसरा पक्ष दलील देता है। अब मैं दूसरा पक्ष भी साथ के साथ बोलती रहूंगी। दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये जो बच्चे अब कोर्ट आ रहे हैं, ये तब कोर्ट आए हैं जब ये फेल हो गए। यदि इनको प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम थी तो ये पहले क्यों नहीं आए कोर्ट। तो इन्होंने सारी प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, सब किया, तब तक प्रोसेस ठीक थी, लेकिन अब ये फेल हो गए तो अब ये आ रहे हैं, तो चैलेंज करने आगे सिलेक्शन पे। तो इनके ऊपर एस्टॉपल लगाइए। एस्टॉपल होता है कि मैं बाद में बताती हूं, खैर हम आगे चलते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, दूसरा जो इन्होंने चीज बोली, जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई हुआ है। अब ये बात यहाँ पे एचसीएस वाली ध्यान करना। एचसीएस वाली में क्या था कि अरे 18 क्वेश्चन गलत है, अरे ये तो सबके लिए गलत है। तो वहां तो कोर्ट ने मान लिया कि सबके लिए गलत है, हमारा केस उड़ा दिया। यहां इन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया सबके लिए अप्लाई हुआ है, तो यहां तो कोर्ट नहीं माना। तो कोर्ट तो अपनी मनमर्जी से चलता है ना, जो खैर। इसके बाद कोई एलिगेशन मैलाफाइड की फाइल नहीं की गई चेयरमैन के खिलाफ या मेंबर्स के खिलाफ। उसके बाद कमीशन में उसके बाद इन्होंने तीसरी दलील दी कि 2006 से पहले 2003 का क्राइटेरिया होता था, जहां पर 60 नंबर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती थी और 30 नंबर के इंटरव्यू होते थे। तो हमने तो वही फॉलो किया है। तो और इन्होंने कहा कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन के ऊपर सब मेंबर्स के साइन भी हैं, और अब एपेलेंट्स ओवर एज हो गए हैं, 10 साल इनको हो गई है जॉब करते हुए, ये कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और 25 से 30 मार्क्स का इंटरव्यू किसी भी नॉर्म को वायलेट नहीं करता है, तो कोर्ट इसको समझे। यहां पर दूसरा पक्ष, जो पिटिशनर्स का पक्ष था, वो लोग बोले कि हमें क्राइटेरिया का पता ही नहीं था, 25 से 30 नंबर कर दिए गए, हमें कोई नॉलेज नहीं थी, हमें किसी ने नहीं बताया आकर। और उसके बाद कमीशन ने क्राइटेरिया रिजल्ट के साथ डिक्लेयर करा, उससे पहले नहीं करा। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में बहुत अच्छे थे, उनको 7 से 13 के बीच में नंबर दिए गए इंटरव्यू में, लेकिन जो एवरेज कैंडिडेट्स थे उनको 18 से 28 नंबर दिए गए। पीटीआई सिलेक्शन में सभी डिसीजंस अकेले चेयरमैन साहब ने लिए, कमीशन ने नहीं लिए। तो यहां पर जो लर्नेड काउंसिल ऑफ कमीशन था, उन्होंने कहा कि 2013-3 में भी एक क्राइटेरिया लागू था, और अब तो सर हम कुछ कर भी नहीं सकते, आगे इनका एग्जाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो पीटीआई का कैडर है ये तो डाइंग कैडर है। अब हमने पीटीआई को चेंज कर दिया है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में, और इनकी क्वालिफिकेशन भी चेंज कर दिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने ग्रेजुएशन रख दिया। अब हम क्या करें। और साथ में उन्होंने कहा कि 1496 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके हाई मार्क्स थे एकेडमिक्स में, जो कि 10% ही है टोटल, और उनमें से बहुत कम लोगों को 20 से 27 के बीच में नंबर मिले हैं जो सिलेक्टेड भी हैं। खैर, तो हाई कोर्ट किस बेसिस पे कह रहा है कि 90% जो उनसे पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड वाले थे उनको ज्यादा मिल गए।
कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हम चलते हैं बेसिक्स के ऊपर कि HSSC कैसे बनी, क्या रूल्स हैं इसके, चलो उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने निकाला कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन, टू फिक्स द क्राइटेरिया एटसेट्रा, ये कमीशन का अधिकार है, कमीशन कर सकता है ऐसा। ठीक, ये प्रूव हो गया कि कमीशन कर सकता है चेंज, जब भी वो दिल चाहे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया क्योंकि ये उनके रूल्स में है। दूसरी चीज, कैंडिडेट जिसे क्राइटेरिया का ही नहीं पता कि 25 से 30 नंबर कर दिए गए हैं, प्रोसेस को चैलेंज करने से रोक नहीं सकते हैं फिर आप, जब आपने बताया नहीं क्राइटेरिया क्या है, तो इनके ऊपर कोई एस्टॉपल नहीं लगेगा। और क्योंकि क्राइटेरिया चेंज केवल चेयरमैन के साइन है, क्राइटेरिया चेंज के ऊपर किसी एक और मेंबर के साइन नहीं है। यदि किसी एक और मेंबर के साइन होते तो हम कहते कि ये डिसीजन ऑफ कमीशन है, लेकिन यहां पर सिर्फ चेयरमैन साहब के साइन है, इसलिए ये डिसीजन ऑफ कमीशन नहीं है, ये डिसीजन ऑफ चेयरमैन है। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अचंभा है कि बाकी मेंबर्स ने क्यों नहीं कोई आवाज उठाई। एनीवेज, सिलेक्शन क्राइटेरिया में इस हद तक अल्टरेशंस की हैं कि इसका सोल ऑब्जेक्टिव, कहते हैं ना कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना ऑब्जेक्टिव लगा ही नहीं, ये लगा कि इस प्रोसेस को और डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। बार बार मतलब चेंज करने का क्या मतलब कि आप अपने कुछ फेवरेट लोगों को लेना चाह रहे हो अंदर, तो इसमें मैं अब यहां पे एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है। उनकी क्या गलती, क्योंकि जो बेचारे जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे वो तो पिस गए ना इस चीज में, कुछ थोड़े बहुत नॉन जेन्युइन के लिए जेन्युइन तो गए। तो मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं, और मैं आ रही हूं विश्लेषण पे, पहले फैक्ट बताती हूं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का हवाला देके एग्जाम रद्द किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या थे ये तो बताया ही नहीं। आपको याद है जैसे ALM का पेपर कैंसिल हुआ, ALM के पेपर में क्या लिखा, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या कुछ भी, राइट। तो इनकी मर्जी रहती है, बताते थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या होते हैं। यहाँ जो इनके दूसरा पक्ष था, दूसरी पार्टी थी, उन्होंने कहा कि जब कमीशन ने क्राइटेरिया पहली बार चेंज किया, मतलब उन्होंने कहा कि हम रिटर्न एग्जाम नहीं करवाएंगे, हम इंटरव्यू के बेसिस पे करेंगे, तो ये जो पिटिशनर्स आज यहां पर आए हुए हैं कोर्ट, ये उसी टाइम तुरंत कोर्ट क्यों नहीं चले गए। तो ये भी बात देख रहे थे कि फेल हो जाते हैं, सिलेक्ट हो गए तो ठीक, फेल हो जाते हैं तो हम इसको चैलेंज कर देंगे। तो ये बात है। और ये कैंडिडेट्स जो पिटिशनर्स हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि नंबर कम ज्यादा ये कैसे कह सकते हैं, जबकि इन्होंने कोई मैलाफाइड इंटेंशन का केस किया ही नहीं, कोई मैलाफाइड इंटेंशन की कोई आरोप नहीं लगाया चेयरमैन या मेंबर के ऊपर। तो कोर्ट ने यहां कहा कि मैलिस दो टाइप की होती है, एक मैलिस इन फैक्ट होती है, एक मैलिस इन लॉ होती है। मैलिस इन लॉ कहती है समथिंग डन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। मतलब इसका कहने का यह है कि उन्होंने कहा कि इस केस में मैलिस ऑफ लॉ हुई है, जो कि साफ साफ दिख रही है। कैसे कि हाईली एकेडमिकली क्वालिफाइड को 10 नंबर भी नहीं मिले इंटरव्यू में, जबकि एवरेज आदमी को एक्सीलेंटली परफॉर्म किया उसने इंटरव्यू में। तो ये मैलिस इन लॉ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कहते हैं, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर इस चीज का भी वायलेशन हुआ, इसलिए ये मैलिस इन लॉ है। अब इन्होंने जो कोर्ट ने क्या किया अब यहां पे, अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर था 2013 में, और 2013 में इनकी जो सर्विस कंटिन्यू हो रही थी वो ये कहने पे हो रही थी इस सर्विस का जो भी वो रहेगा दैट विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ दिस केस। तो हम इनकी भर्ती करते हैं रद्द, आप लोग जाइए, आप लोगों का दोबारा एग्जाम होगा 6 महीने के भीतर या 5 महीने के भीतर कुछ ऐसा है। उसी क्राइटेरिया पे होगा कि 200 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, और केवल आप ही लोगों का होगा। जो 20,000 समथिंग लोगों ने फॉर्म भरा था, केवल आप लोगों का ही होगा एग्जाम। और
इसमें कोई फ्रेश नया फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ने दे दिया डिसीजन। अब यहां पे हम आते हैं कुछ चीजों के ऊपर। कोर्ट ने दे दिया डिसीजन, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, जो सिलेक्टेड थे पीटीआई टीचर्स, जो जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी ठीक था, जिनके इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स लगे हो या कम मार्क्स लगे हो, ज्यादा मार्क्स लगे हो, जैसे भी हो, लेकिन जेन्युइन थे, वो कितने ज्यादा अफेक्टेड हुए? उनकी जिंदगी कैसे उथल पुथल होगी? जो पिटिशनर्स थे, जो योग्य थे, जिन्होंने केस किया, जो इस पीटीआई टीचर लगने के लायक थे, जिन्हें बाहर रखा गया, उनकी जिंदगी के 10 साल कैसे खत्म हो गए? उथल पुथल हो गई जिंदगी। कितना, मतलब यहां पे दो चीजें जो उभर के आ रही हैं वो ये है कि कमीशन कुछ भी करता है, सरकार उसके ऊपर कोई रोक टोक ही नहीं लगाती, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। दूसरी चीज, हमारा जुडिशियल डिले कितना ज्यादा है। यहां तो 10 साल में फैसला आ गया, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, फैसले नहीं आते। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई रिफंड सैलरी की करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-4 बड़ी प्रैक्टिकल सी चीजें आ जाती हैं कि जिन 48 से 50 लोगों की बता रहे हैं कि मृत्यु हो चुकी है, पीटीआई जो टीचर्स थे, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी जो फैमिली उनके क्या कहते हैं पेंशन वगैरह पे पल रही होगी, उनका क्या होगा? बड़ा ही ये ना ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोचा नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए था कि 25 से अधिक जिसके भी अंक लगे हैं उसे तुरंत हटा देना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के लिए तो क्राइटेरिया चेंज हुआ है। मतलब वो लोग तो पक्का वही लोग थे ना जिनको लगाना था, जिनके लिए क्राइटेरिया चेंज हुआ और जिनके लिए योग्य पिटिशनर्स बाहर बैठ गए। तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना था कि जो लोग अंदर हैं वो तो रहें, जो जिनके 25 से ज्यादा नंबर है उनको हटा दें, और पिटिशनर्स का कुछ ना कुछ, जिनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, उनको अंदर लेने का किसी भी तरीके से कोई बीच का रास्ता, कोई प्रक्रिया इख्तियार करनी चाहिए थी। बहुत जरूरी थी ये चीज। एनीवेज, इसके आगे बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभ्यर्थियों को सजा क्यों दी, जिन्होंने करवाया है एग्जाम उनको क्यों सजा नहीं मिली? पहले भी तो मिली है, अब मैं यहां नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको यहां मैं स्पष्ट कर देती हूं कि यह क्रिमिनल केस नहीं था, यह सिविल केस था। इसमें मेलाफाइड इंटेंशंस को क्वेश्चन किया ही नहीं गया था। इसमें प्रेयर यह थी कि एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए, नहीं तो पिटिशनर्स को लिया जाए। जो चीज आप मांगते हो, जिस चीज के ऊपर आप केस करते हो, उसी चीज को कोर्ट सुनती है, दाएं बाएं की चीज नहीं सुनती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां चीज बोलूंगी कि यदि क्राइटेरिया चेंज होने पर आप कह रहे हैं कि किसको अंदर किया जाना चाहिए था, तो क्राइटेरिया चेंज तो नायब तहसीलदार में भी हुआ, रिवील नहीं हुआ, सॉरी, क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी रिवील नहीं किया गया, तो अब वाले भी अंदर जाने चाहिए। तथ्यों के साथ बोल रही हूं, ऐसे नहीं बोल रही हूं। क्या यह फैसला अमानवीय है? हाँ, ये फैसला अमानवीय है, और दोनों पक्षों के लिए है, पिटिशनर्स के लिए भी, रिस्पोंडेंट्स के लिए भी। काहे को रिस्पोंडेंट पिटिशनर्स के लिए? क्यों? क्योंकि 10 साल गुजर गए हैं। 10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी में, सैल्यूट करती हूं 10 साल तक केस लड़ना, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक, और इतने बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ 10 साल तक केस लड़ा। लेकिन क्या इतना जुडिशियल डिले? ये सब कुछ अमानवीय तो उनके लिए भी है। केस का निपटारा 1-2 साल में हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। अमानवीय उनके लिए भी है। 10 साल तक सर्विस की, सेवाएं दी, पिछली नौकरियां छोड़ छोड़ के आए होंगे कुछ लोग, दोबारा कैसे जाएंगे? अपनी जिंदगी, आरामदायक जीवन हो चुका है, एक जीविका बंधी हुई है, परिवार उसके ऊपर डिपेंड करता है, अब दोबारा से कैसे पढ़ें, कैसे पेपर दें? जितनी एफिशिएंसी 10 साल पहले थी वो अब तो नहीं रही। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारे। ये देरी के कारण ऐसा होता है। बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इट इज काइंड ऑफ जस्टिस डिनाइड टू बोथ द पार्टीज। ऐसा है। और आप ये मत सोचना मैं किसी की साइड ले रही हूं, मैं तथ्य सारे बोल रही हूं। एनीवेज, अब हम आते हैं, अब मैं इसका पूरा का पूरा कॉपी, जो कॉपीड है, अब जो 10 साल पहले हुआ वो 10 साल बाद अब हुआ, और कैसे हुआ वो सब कुछ बताती हूं नायब तहसीलदार में। एडवर्टीजमेंट नंबर 1,
23 जुलाई 2015 को आई। 1 क्लास नायब तहसीलदार ऑफिसर्स लगाने थे, 70 पोस्ट थी। ठीक, एडवर्टीजमेंट में वही मेंशन था कि जितने फॉर्म्स आएंगे, यदि ज्यादा फॉर्म आए तो हम मेन एग्जाम करवा लेंगे या कैसे करेंगे, यदि कम आए तो इंटरव्यू के आधार पे। ये सारा जो क्राइटेरिया है वो हमारे हाथों में रहेगा। कमीशन कहता है कि हम डिसाइड करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम कि कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद पहला कोरिजेंडम आता है, एसबीसी को खत्म कर दिया गया। जिन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं मांगा उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन मांग लिया उनका रिट पिटीशन पे डिपेंड करता है। चलिए, फिर दूसरा कोरिजेंडम आता है 1 मई 2018 को कि कुछ और अभ्यर्थी जो एलिजिबल थे इस पोस्ट के लिए, उनके लिए लिंक खोला गया है, आप दोबारा भर दें। मैं सारा जोड़ती ही चलूंगी, आखिरी में आऊंगी मैं सब कुछ जोड़ूंगी। फिर 15 मई 2018, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सुनना। 15 मई 2018 को इन्होंने, पहली चीज बोलती हूं मैं क्या है कि सबमिट करने की डेट बढ़ा दिया 15/5/2018 से 22/5/2018। ठीक है, दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो ध्यान से सुनना। फर्दर इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द EBPG कैटेगरी दैट कमीशन विल now not proceed for the posts meant for EBPGC category in view of the Chief Secretary to Government of Haryana instructions dated 21/2/2018 issued in compliance of order dated 7/12/2018 2017 possessed passed by Honorable High Court in CWP 18514/2016 Kalindi Vashisht versus State of Haryana, whereby court has granted stay. So application forms of EBPGC category candidates are not being accepted by the commission. कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि भैया कलिंदी वशिष्ठ वाले केस में कोर्ट ने स्टे दे दिया, इसलिए हम EBPGC कैटेगरी के एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुए लेकिन रिजल्ट EBPGC का आया है। सुनते रहना। अब अनाउंसमेंट दूसरी हुई, नायब तहसीलदार में कहा 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव, मतलब एस्से वगैरह आएंगे उसके अंदर इंग्लिश के कुछ। ठीक, तीसरी अनाउंसमेंट हुई 4 अप्रैल 2019 को। उसमें कहा कि एक ही पेपर होगा भैया, पहला ही पेपर जनरल अवेयरनेस का, दूसरा पेपर नहीं होगा। चलो, कमीशन कम्युनिकेट कर रहा है एटलीस्ट। 100 MCQs होंगे और बाइलिंगुअल पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद चौथी अनाउंसमेंट आती है 16/4/2019 को, जिसमें ये कहते हैं कि 26 मई 2019 को एग्जाम होगा। चलिए जी, अनाउंसमेंट 5वीं आती है, एग्जाम के बाद ही शाम को आ जाती है 26/5/2019 को, जिसमें कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, कि एग्जाम सेंटर्स में जो इन एग्जाम सेंटर्स में अपीयर हुए हैं, 7 एग्जाम सेंटर हैं, 572, 573, 574, 577, 578, 579 और 584। मान लीजिए एक एग्जाम सेंटर पे 1 से 2000 बच्चे अपीयर हुए होंगे, हम मान के चलते हैं 1500 बच्चे अपीयर हुए, 10,500 के करीब बच्चे अपीयर हुए 70 पोस्ट के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि इन एग्जाम सेंटर पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई है हमें नहीं पता, लेकिन उनकी अटेंडेंस सेंटर सुपरवाइजर ने वेरीफाई कर दिया। राइट, 14/6/2019 को रिजल्ट आता है और रिटर्न का रिजल्ट और इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, और 16 अगस्त 2019 को फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसमें EBPGC कैटेगरी जिसके फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हुए थे उनमें भी 4 पोस्ट दी जाती हैं। इंटरव्यू, ये रोल नंबर बता रही हूं कौन कौन लगा, 118994, 211914, 219084 एंड 220776। ये 4 लोग लग जाते हैं जिनके फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हुए। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जिन्होंने भी इस चीज के लिए अपीयर हुए हैं उन्हें पता ही नहीं था कि क्राइटेरिया क्या है। तो 11 सितंबर 2019 को क्राइटेरिया आता है, रिजल्ट आने के 25 दिन बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बाहर पता चलता है, जो कि बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, सब कुछ है। कमीशन क्राइटेरिया बताता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट 50 नंबर का हुआ था भैया तुम्हारा, एकेडमिक 37.5 मार्क्स का,
और इंटरव्यू 12.5 मार्क्स का। एकेडमिक में भी मैट्रिक के 7 नंबर, 12वीं के 7 नंबर, डिग्री के 7 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 नंबर, पीएचडी के 3 और स्पोर्ट्स के 6.5 नंबर, कंसिस्टेंसी के 6 नंबर। कंसिस्टेंसी, किसी के घर में कोई दिक्कत हो जाए, वो 1 साल बीच में छोड़ दे तो उसे 6 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। कंसिस्टेंसी के 6 नंबर, स्पोर्ट्स के 6.5 नंबर। नायब तहसीलदारों के लिए स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में क्या था, इंटरनेशनल प्लेयर को 2 नंबर मिलेंगे, एशियाड को 4 और ओलंपियन जो खेल के आया 0.5 मार्क्स, ऐसा कुछ था, ठीक। इस क्राइटेरिया पे भी मैं आपको बताती हूँ कोई सिग्नेचर्स नहीं है नीचे। जो ये क्राइटेरिया की जो लूज शीट आई, कोई सिग्नेचर नहीं है किसी के, किसी को पता ही नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ट्रिब्यून की रिपोर्ट है 19 मई 2020 की, अभी की। HPSC रिवील सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स फाइनली। HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया अब रिवील किया है। और एग्जैक्ट पढ़ती हूं क्या लिखा है, रिफ्यूजिंग टू reveal citing confidentiality so far the HPSC has eventually made public the criteria it is adopting for ongoing selection of assistant professor college cadre in higher education। ट्रिब्यून ने ही छापा था इससे पहले कि HPSC refuses to divulge recruitment criteria। अब बहुत सारे इसमें लूप होल हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार का भी यदि हम रिजल्ट देखते हैं तो उसमें 37.87 नंबर जैसे ऐसे नंबर आ रहे हैं 50 में से जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के हैं। परसेंटाइल तुमने रिटर्न में लगा लिया, परसेंटाइल मैंने कभी नहीं सुना इंटरव्यू में लगाया हो। कैसे परसेंटाइल, किसी दिन बताऊंगी परसेंटाइल वाला खेल भी कैसे खेलते हैं। तो आप ये बताइए, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो 10 साल पहले नहीं बताते थे, सिलेक्शन क्राइटेरिया तो अब भी नहीं बताते हैं। मैं तो कहती हूं 10 साल पहले वाले सिलेक्शन क्राइटेरिया रिजल्ट के साथ तो बता देते थे, अब वाले सिलेक्शन क्राइटेरिया RTI लगाने पे भी नहीं बताते हैं। और ये सच है, यहां पे कोई मुझे इस चीज में कांग्रेस ही नहीं कह देगा, क्योंकि ये सच है और तथ्य हैं। और जाके पढ़ लो गूगल पे, न्यूज़पेपर्स में RTI जिन्होंने लगा रखे हैं उनको सीधा सीधा जवाब दे रखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल है ये, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। ये तो इनके ऊपर दबाव आया, बार बार बच्चों ने RTI लगाई, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, पागल हो गए बच्चे। उसके बाद न्यूज़पेपर्स का दबाव आ गया, मीडिया का दबाव आ गया, तो मिराक्युलसली क्राइटेरिया बाहर आ गया। कैसे आ गया? तो ये आप खेल समझने की कोशिश कीजिए कि भ्रष्टाचार सदा से रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, भ्रष्टाचार रहा है। भ्रष्टाचार के नए नए स्मार्ट तरीके इजाद हुए हैं और अब इस समय मैं कहती हूं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। ये मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूं, क्योंकि कैश फॉर जॉब स्कैम जो हुआ था उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो भर्ती क्राइटेरिया के ऊपर सब चिल्ला रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि किसी को अंदर जाना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसे अंदर बाहर जाने लगे तो अब वाले भी अंदर बाहर चले जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, राइट? ऐसे नहीं होता है। तीसरी चीज, एक चीज जो इस सरकार ने बहुत अच्छी की कि इन्होंने कहा है कि तुम स्टे ले आओ, रिव्यू पिटीशन वगैरह लगा के PTI भर्ती वालों को कहा है कि यदि तुम स्टे ले आते हो तब तक हम रोके रखते हैं, हम तुमको निलंबित नहीं करते हैं, जो कि मैं कहती हूं कि बहुत मुश्किल है। मैं मतलब किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, मैं फैक्ट के साथ, सच के साथ ये चीज बोल रही हूं और अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूं कि रिव्यू पिटीशन पे स्टे आ जाए अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुश्किल जरूर है। और रिटन एग्जामिनेशन आप लोगों के बीच में ही होगा, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा यदि पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया, रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी साथ की साथ बैठाए रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की बातों में ना आए कि हाँ भैया स्टे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आपको अपनी तैयारी रखनी है, बिल्कुल आपको रेडी रहना है इस चीज के लिए। आप केवल और केवल ना क्या कहूं, किसी की बातों में मत आओ।
आप सिर्फ कोर्ट ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती है। ठीक, तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। मेरी बेस्ट विशेष हैं आप सबको, परमात्मा करे अच्छे से भर्ती प्रक्रिया ये पूरी करवाई जाए। यदि करवाई जाए तो आगे निष्पक्षता से हो सब कुछ चीज़ें, और कमीशन भी अपने कारनामों में थोड़ा मैं कहूँ रिफॉर्म लाएं, वो अपने स्ट्रक्चर में। सरकारें पूछने लगे इन्हें कि आप भैया कमीशन में कर क्या रहे हो। सरकारें इन्हें रोके। 2015 वाली भर्ती का हम लोग हालात देख रहे हैं क्या हो रहा है। केवल 2015 नहीं है, बहुत सारी UHBVN वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी कहां से किस किस को मैं कहती हूँ इन्होंने रद्द करने की प्रक्रियाएं चलाई हुई हैं। वो तो इनके कॉन्फिडेंशियल लेटर्स बाहर आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, अदरवाइज पता ही ना चले। खैर, तो ये था PTI भर्ती का पूरा पूरा सच, ये था कमीशन का पूरा पूरा सच, ये था ये कोर्ट केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किसी का पक्ष था क्या नहीं था, वो सब कुछ मैंने बता दिया दोनों साइड की, और कोर्ट का इसमें क्या संज्ञान लिया उन्होंने, क्या चीज़ें बोली, वो सब। तो अपनी तैयारी जारी रखें बहुत बढ़िया तरीके से। किसी के कोई सवाल है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, अदरवाइज मैम JEE सिविल रिजल्ट प्लीज़ ध्यान दो इस पर। JEE विकास अलावा जी, JEE रिजल्ट भी आ जाएगा सर, अभी तो थोड़े दिन पहले तो एग्ज़ाम हुआ, हो जाएगा। वो कोरोना वाला थोड़ा संकट चल रहा है ना, तो वो चीज़ है। उस आप लोग भी थोड़े वो रहिए, क्या कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, आएगा हर एक चीज़ का रिजल्ट आने। क्लर्क वाले थोड़े हो रहे थे, पैनिक कर रहे थे, क्लर्क वालों का भी रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट आएगा। पवन पूनिया, अब भी सभी भर्तियों में धांधली चल रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा है, HSSC स्कैम का बोलबाला है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि CBI इंक्वायरी की बात हुई थी, कोर्ट ने खुद कहा था, और कैश फॉर जॉब स्कैम हमारे सामने खड़ा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई कुछ नहीं है, कोई SIT गठित नहीं की गई, कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती का भी बुरा हाल है, सभी भर्तियों का है, कौन सी भर्ती का बुरा हाल नहीं है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलती हूँ, इन्होंने कहा ना इंटरिम ऑर्डर था 2013 का, इंटरिम ऑर्डर मेरे केस में मिला हुआ है, HCS वाले केस में भी, कि ये भर्ती जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस केस, जो मेरा केस नंबर है उसके ऊपर। लेकिन उसका क्या होना है, हमें तारीख मिलती नहीं है, हमें तारीख मिलती भी है 4 तारीखों से, तो ये हो रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। हम सुबह सुबह जाके मेंशनिंग भी कर देते हैं, हाथ जोड़ के भी कह देते हैं कि प्लीज़ हमें सुन लीजिए, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेरिट है इस केसेस के अंदर, प्लीज़ इसे सुन लिया जाए, लेकिन नहीं सुनते हैं। क्या करें, वो चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। और मैं खुद कहती हूँ, मैं तो इस HCS वाले केस में मेन पिटिशनर हूँ ना, मैं खुद कहती हूँ कि यदि ये केस 10 साल तक खिंच जाएगा, और यदि 10 साल तक मान लो कोई मैजिक हो जाए और मैं केस जीत जाऊं, तो मेरे केस जीतने का क्या फायदा। और जो लोग उस समय हटाए जाएंगे तो मुझे तो उनके लिए भी दुख होगा। यहां पे एक और चीज, कभी भी मैं किसी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं रही, मैं व्यवस्था के खिलाफ रही हूं। HCS वाले केस में भी यदि आप कैंडिडेट से पूछेंगे, कुछ कैंडिडेट्स तो मुझसे इतनी नफरत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब मैं समझ नहीं सकती। मैं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने यदि मुझसे मदद मांगी है कि मैडम मैं मेंस की तैयारी कैसे करूँ मुझे बता दो, मैं कहाँ से करूँ मुझे बता दो, पर्सनल मुझे मैसेज किया है, पूछा है, जिनके मैं संपर्क में हूँ उन्हें मैंने पूरी निष्ठा और पूरी सच्चाई से गाइड किया है कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो। इंटरव्यू तक के लिए मैं सबके सामने लाइव आई, क्योंकि इतने सारे मेरे पास आ गई थी रिक्वेस्ट कि बताए कैसे करें, तो मैंने उनके लिए किया ये सब, क्योंकि मैं कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं कमीशन की हरकतों के खिलाफ हूं कि आप कौन कौन सी नई नई राह निकाल के कैसे अपने फेवरेट्स को भर्ती कर रहे हैं। और
कुछ एक फेवरेट्स को भर्ती करने के लिए आप सब लोगों को पनिश करते हैं। खैर चलिए, 1538 पोस्ट के लिए यही है कि हम संघर्ष जारी रखेंगे। आप संघर्ष जारी रखिए, मैं आप लोगों के साथ हूं बिल्कुल इस चीज में, और ये बहुत गलत फैसला होगा यदि हो गया तो, लेकिन हम पूरा संघर्ष करेंगे इसके लिए, आप चिंता ना कीजिए। प्रमोद कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया आ गया क्या जी? हाँ जी, आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया, और अब आया है, आप ये देखिए, ये लोग, अब मैं यहाँ पे इनको कहना चाहूंगी सपोर्टर्स को जो बार बार मुझ पे उंगली उठा रहे थे ना कि तू तो कांग्रेसी है, तू तो ये है, तू तो वो है। भाई मैंने ज्वाइन कर ली क्या ऑफिशियली? क्या बकवास करते रहते हो? और तुम ये चीज बोल रहे थे कि मैं इस चीज के ऊपर बोलूं, तो मैंने बोला है कि ये केस केवल और केवल क्राइटेरिया रिवील करने के ऊपर है कि क्राइटेरिया जो 25 मार्क्स देते थे वो 30 मार्क्स क्यों कर दिए गए, उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है। तो आप अभी अपनी मौजूदा सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने क्राइटेरिया नायब तहसीलदार का, आपने क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट के साथ भी नहीं दिया? वो सरकार कम से कम रिजल्ट के साथ दे तो गई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। तो अब आप सोचिए, यदि अब इसके ऊपर केस होता है या PIL लगती है असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर, नायब तहसीलदार के ऊपर, तो उन भर्तियों का क्या हाल होगा। लेकिन उन भर्तियों को ये बचा लेंगे, क्यों? क्योंकि जो लूप होल इस भर्ती में पकड़े गए हैं ना PTI वाली में, कि सिर्फ चेयरमैन के साइन थे, यदि चेयरमैन के साथ एक मेंबर के और साइन होते तो ये बच जाते हैं। यदि एक लेटर पहले निकाल दिया होता कहीं ना कहीं कि भैया तुम्हारे 25 से 30 नंबर हैं, तो ये बच जाते हैं। तो वो लूप होल ये नायब तहसीलदार के ऊपर अगर हम केस कर देते हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर कर देते हैं, तो वो पूरे नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, 100% कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट हैं, तरीके भ्रष्टाचार के ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। सबको ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, बड़ी बड़ी नौकरियों में आप देखो बहुत बुरा हाल हो गया। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुभ रात्रि।